चाहे उसका हक समझकर या फिर उसकी पूजा का प्रतिफल मानकर। मुझे कुछ तो इस अनजाने अपराध से मुक्ति मिले। ममता, इस जीवन में तो संभव नहीं लगता। असंभव तो कुछ भी नहीं होता। अब तो सब कुछ कहकर मन भी हल्का कर चुके हो। कोशिश करूँगा। मेरे लिए तुम्हारा इतना कहना काफ़ी है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। इससे पहले कि कोई बुलाने आए, तभी कमरे में दरवाजे से देविका की आवाज़ आई। इस काम के लिए तो मुझे भेजा गया है जिज्जी। अनुराग और ममता दोनों ने ही एक साथ मुड़कर देविका की तरफ देखा। इस बार अचानक आवाज़ आने से दोनों चौंके नहीं, अपितु मुस्कुरा उठे। ममता उठी और चुस्त कदमों से देविका की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके पास पहुंची, गले से लगा लिया। ममता ने महसूस किया कि देविका ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया था। ममता देविका के कानों में फुसफुसाई, देविका, तुमसे कुछ कहना है, खाने के बाद बात करेंगे। ममता की बात सुनकर देविका ने हामी भरते हुए गर्दन भी हिला दी। अनुराग से रहा नहीं गया और पूछ बैठे, मुन्नी, ये क्या तानाफूसी चल रही है मेरे खिलाफ? क्या साजिश रची जा रही है? हम बताओ तो। ममता और देविका दोनों ही अनुराग की बेचैनी पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। देविका हंसी को दबाते हुए कह उठी, क्यों जी, क्या हर बात आपको बताना जरूरी है? अरे अरे कहते हुए अनुराग बस विस्मय मिश्रित हंसी हंसकर रह गए। देविका के साथ ममता वहां से चली गई। जाते जाते अनुराग को भी जल्दी आने को कह गई। उस वक्त तो अनुराग ने हामी भर दी, लेकिन उनके जाते ही सोच में गुम हो गए। कितना हल्का महसूस हो रहा है आज। मन का सारा बोझ ही उतर गया हो, जैसे एक अपराध बोझ जो हर पल सालता रहता था कि यूं एकदम से मुन्नी के सामने न जाने के फैसले से कितनी दुखी हुई होगी। वह दुखी तो हुई, लेकिन वह तो बहुत हिम्मती निकली। रोते पीटते रहने की बजाय खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाती चली गई। उसका उठाया हर कदम उसे बेहतर से बेहतरीन बनाता चला गया। हर घड़ी हर एक छोटे छोटे से काम के लिए भी अनुराग की तरफ ताकने वाली मुन्नी आज मनोहर जी के न रहने पर उसका बिजनेस भी संभाल रही थी। बच्चों की शादी भी कर चुकी थी। कितनी जिम्मेदारी से काम करती है। कहीं भी जरा सी चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं खुद को बदलने के लिए। जाहिर है उसने खूब संघर्ष किया होगा। मुझे लगता था कि मुन्नी प्रेम को नहीं समझती, लेकिन वह तो इतनी गूढ़ ज्ञानी निकली जिसका मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो महज साधारण प्रेम में डूबा रहा और उसने तो प्रेम के चरम रूप को जिया। मेरे प्रेम का आधार तो केवल शारीरिक होकर रह गया। उसके प्रेम ने तो वर्दह होकर कितने विस्तृत रूप को छुआ। एक ही आत्मा में जब मनुष्य अपने हर रिश्ते को जी ले तो यह सांसारिक प्रेम नहीं, अपितु उच्च कोटि का आध्यात्मिक प्रेम ही होता है। जो कहते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए ध्यान और समाधि जरूर है, कितना गलत कहते हैं। अपनी दिनचर्या के कार्य परवानी के साथ प्रेम के हर रूप को पवित्रता से जीना क्या किसी समाधि या ध्यान से कम है? अनुराग अपनी विचार गंगा में गहरे और गहरे उतरने जा रहे थे, जिसका गहरा गोता लगाते ममता के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता। आज ममता पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। इस गहरे मंथन ने उनके बीमारी से निस्तेज
कुछ चेहरे को भी गजब के तेज से ओतप्रोत कर दिया। ममता के प्रेम में आसक्त तो थे ही, आज उसके प्रति मन श्रद्धा से भी भर उठा। ममता समझदारी से काम लेती, इतना यकीन तो था, लेकिन इस कदर इसका तो भान भी न था। तभी उन्हें याद आया कि नीचे सभी खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। वह उठे और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल चले। नीचे बैठक में हंसी ठिठोरे अपने चरम पर थी। लगभग सभी रात के भोजन से निर्वत हो चुके थे। उन्हें कुछ पल ही हुए थे बैठक में पहुँचे कि देविका खाने की थाली लेकर हाजिर थी। अनुराग देविका के हाथ से थाली पकड़ते हुए प्यार से मुस्कुरा दिए। देविका भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। आज पहली बार नज़र चुराकर थाली पकड़ने वाले अनुराग उसे देखकर मुस्कुराए। देविका के लब थरथरा कर रह गए और आंखें नम हो आई। अनुराग के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ गहन सुकून व्याप्त था। हमेशा नज़र बचाते रहने वाले अनुराग आज हर बार नज़र मिलाने पर मुस्कुरा रहे थे। देविका ने मन ही मन देवी माँ को लाख लाख धन्यवाद दिया और एक पल को आंखें बंद कर ली। अनुराग की मानसिक शांति उसके चेहरे पर साफ साफ परिलक्षित हो रही थी, जिसे देविका भी महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद ममता देविका को इशारे से बताते हुए अपने कमरे में चली गई। देविका ने भी इशारे से ही थोड़ी देर में आने की बात कही। धीरे धीरे बैठक में जमी महफिल भी बर्खास्तगी की ओर अग्रसर थी। एक एक करके सभी उठने लगे। किसी ने अपने कमरे की राह पकड़ी तो किसी ने पिछवाड़े में बने बगीचे की। देविका भी दोनों भाभियों के साथ मिलकर चौका समेटने में लग गई। रात के 10 बजने वाले थे। सभी की आंखों में थकान हावी थी। देविका भी थकान महसूस कर रही थी, लेकिन ममता के आग्रह को टालना नहीं चाहती थी। काम खत्म होते ही सुस्त कदमों से चलती हुई ममता के कमरे में पहुंची। ममता भी तकरीबन नींद के आगोश में जाने की तैयारी में थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल हुई जा रही थी और ममता उन्हें जबरदस्ती जगाए रखना चाहती थी। देविका को आते देखकर अपने बिस्तर पर अधलेटी सी हो गई। देविका से ममता की हालत न देखी गई और कह उठी, आप सो जाइए, मुझे भी थकान है, हम कल बात करेंगे जीजी। अरे नहीं देविका, कल अनुष्का भी पगफेरे के लिए आएगी। सुबह से ही सभी तैयारियों में जुट जाएंगे। कल शायद वक्त ना मिले जीजी, आपकी तबीयत खराब न हो जाए। देख रही हूँ न, सिर्फ शारीरिक अपितु मानसिक थकान भी हावी है आप पर। कहा तो तुम ठीक रही हो देविका। दरअसल आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो पिछले 2 दिनों से जो भी बातें कहती सुनती आ रही है। हाँ, ये भी सही है। तभी कह रही हूँ कि आप आराम कीजिए। सुबह 5 बजे मैं खुद चाय लेकर हाजिर हो जाऊंगी। हम साथ में चाय पियेंगे और बातें करेंगे। मैंने तो फिर भी दिन में थोड़ी नींद निकाल ली थी। देविका, तुम तो दिन में भी आराम नहीं कर पाई होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कितना तेज है। तुम्हें देखती हूँ तो सच में देवी माँ स्मरण हो जाती हैं। अरे जीजी, आप भी ना जाने क्या क्या सोचती हैं और क्या क्या कह देती हैं। मुझे तो आपके परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और उनके चरणों में जगह। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। ममता एक पल को सोचने लगी कि देविका से क्या कहें। यह तो पति के चरणों में
रहकर खुश है, जबकि पति के हृदय में कोई और बसती है। कितना विशाल हृदय है देविका का। ममता चुप न रह सकी और कह ही दिया, सौभाग्य तुम्हारा नहीं देविका, हमारा है। अनुराग का है जो तुमसे पत्नी मिली। जितना तुमने सहा उतना कोई दूसरी महिला नहीं सहती। जिज्जी, सच कहूँगी, अगर आपके मन में भी उनके लिए वही भावनाएं होती जो उनके मन में आपके लिए थी, तो शायद मैं सहन न कर पाती। आपका क्या कसूर है? कुछ भी तो नहीं। आपको पता नहीं और कोई आपको चाहता रहे तो इसमें आप क्या कर सकती थी? आपको देखा है मैंने, आप पूर्णतः अपने साथी के प्रति समर्पित रही। आज जब सब कुछ पता चला आपको, तब भी कितनी सहजता और सरलता से बात को सुलझाया। सबसे बड़ी बात, उन पर आपके कहे का असर अभी से नजर आ रहा है। आपकी दृष्टि रहूंगी। कहते कहते देविका ने हाथ जोड़ लिया। देविका के अंतिम वाक्य ने ममता की नींद उड़ा दी। एक झटके में उठ बैठी, रहा न गया और देविका से पूछ ही लिया, देविका, क्या तुमने हमारी बातें सुनी? नहीं नहीं जिज्जी, ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकती। आज उन्होंने जिस तरह से मुझे मुस्कुरा कर देखा, पहले कभी नहीं। हम महिलाओं को ईश्वर ने अद्भुत शक्तियों से नवाजा है। कितनी बातें हैं ऐसी जो संवादों की मोहताज नहीं और अनकही होती हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं। यही कारण है कि मुझे भी एहसास है कि आपने ज़रूर उनसे कहा है मेरा ध्यान रखने के लिए, तभी उनकी मोहक मुस्कान मुझे मिली। आपकी कही किसी बात को वह कभी नहीं टालेंगे। जिस प्रेम से उन्होंने मुझे देखा, भले ही आपके कहने से था, लेकिन वह भी जबरदस्ती का नहीं था, निसंदेह दिल से ही था। अचानक से आशंकित हुआ ममता का मन देविका की बातों से तुरंत ही शांत हो गया। वह उठ बैठी और देविका के जोड़े हुए हाथ अपने हाथों में ले लिया, उन्हें माथे से लगाया और फिर चूम लिया। आंखें नम हो चली थी ममता की। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपलक देखे जा रही थी। दोनों की ही आंखों में निश्चल प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था। देविका, तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। समझ नहीं पा रही कि किन शब्दों में तुम्हारी तारीफ करूं। जीवन भर पीड़ा को सहते हुए मुस्कुराना तुम ही कर सकती हो। कोटि कोटि नमन तुम्हें। जिज्जी, मुझे कहने दो, मैं कल अनुष्का के आने से पहले चली जाऊंगी। अभी रात को ही सुबह की पहली फ्लाइट की टिकट करा दूंगी। देविका ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन ममता ने इशारे से चुप करा दिया। सुनो देविका, अभी मेरे जाने में 6 दिन बचे हैं। अनुराग पर मेरी कही बातों का असर आना शुरू तो हुआ है, लेकिन अगर 6 दिन उनके सामने रही तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जब तक बातें नहीं खुली थी तब तक बात और थी, लेकिन अब हवाएं रुख बदल चुकी है। पुरुष मन चंचल होता है। प्रेयसी को सामने देखकर कब मचल उठे कह नहीं सकते। मेरी बात को गौर से समझो। जिस तरह अनुराग को दिन रात याद रखा मैंने, लेकिन फिर भी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाई, उसी तरह अनुराग के सामने रही तो मेरी बातों का क्षीण असर रहेगा और वह वापस अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। अगर चली गई तो मेरी कही बातों का असर गहरे तक रहेगा और स्वात्विक होगा। देखो,
मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि अनुराग की तरफ एक छत के नीचे रहकर सामने ना आऊं, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। इसी में सभी की भलाई है। देविका एकदम से स्तब्ध सी रह गई। ममता के फैसले से और जो कारण उसने दिया उससे सहमत भी थी। अचानक आशंकित हुई, थोड़ी और पूछ बैठी थी, मगर जिज्जी, सभी घरवाले क्या मान जाएंगे? कितने दिनों बाद आप 10 दिन के लिए आई हो और अब इतनी जल्दी वापस? तुम उसकी चिंता ना करो, सभी को मना लूंगी। अनुष्का की तो ससुराल ही मुंबई में मेरे पड़ोस में है, तो वहाँ मिलती रहेगी मुझसे। कल पगफेरे के बाद मुंबई ही तो जाना है उसे, वह आराम से मान जाएगी। बाकी घरवालों के सामने भी कोई ना कोई मजबूर बहाना रख ही लूंगी। देविका, मेरी खातिर आप सभी को दुखी करेंगी, सिर्फ तुम्हारी खातिर नहीं देविका, हम तीनों के मान सम्मान की खातिर। अनुराग की बीमारी की वजह से उससे कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे। अब जब सभी पर्दे हट चुके तो 6 दिन उसके सामने रहना ठीक नहीं मेरा, समझो मेरी बात को। कहते कहते ममता ने देविका के दोनों कंधे पकड़ लिए। आज तुम्हारे मुंह से अनुराग के बदलाव की खबर ने मुझे जो संतोष दिया है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझे महसूस हो रहा है कि चलो अनजाने में हुए इस अपराध से कुछ तो मुक्ति मिलेगी। देविका ने कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन ममता ने पहले तो अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और फिर कहकर गले से लगा लिया। देविका को गले से लगाए हुए ही ममता सुबह की भूमिका बनाने में जुट गई थी कि क्या कहकर सभी से विदा लेगी। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे के गले लगी खड़ी रही। अंततः ममता ने ही देविका को खुद से अलग कर जाकर सोने को कहा। देविका, जाकर सो जाओ, सुबह भी तो जल्दी उठने की आदत है तुम्हें। देखो नींद से आंखें भी बोझिल होने लगी है। देविका ने ममता को छोड़ा तो न जाने क्यों उसे लगा जैसे कुछ छूट सा रहा है, जैसे मन प्राण तो नहीं ममता के पास ही रह गए और शरीर को वह लेकर जा रही है। ममता को छोड़कर जाने के लिए उसे खुद से ही संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन जाना तो था ही। जाते जाते भी दरवाजे के बीचों बीच रुक गई और मुड़कर फिर से ममता को देखने लगी। ममता भी उसे ही जाते हुए देख रही थी तो नजरें मिलते ही हेलो से मुस्कुरा दी। देविका पलटकर कमरे में वापस आई और धीरे से कहा, जिज्जी, इन 2 दिनों में मैंने इतना तो जान ही लिया कि उनका कोई कसूर नहीं। आप है ही इतनी प्यारी कि कोई भी प्यार किए बिना कैसे रहे। ममता के गाल शर्म से गुलनार हो उठे। भावें सिकोड़ती हुई झूठ मूठ नाराजगी के अंदाज में देविका से कहा, भद्र पगली हो तुम देविका, सच्ची जिज्जी, आप में गजब का आकर्षण है। आपकी आँखें की सच्चाई किसी को भी खींचने का सामर्थ्य रखती है। अब तुम जाती हो या मैं खुद छोड़ने चलूं तुम्हें? कहते कहते ममता ने देविका का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, जाती हूँ ना बाबा। मुस्कुराती हुई देविका उनके कमरे से निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा भी भिड़ा गई। देविका के जाने के बाद ममता ने सबसे पहले अपनी टिकट बुक की और फिर बिस्तर पर लेट गई। सोने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह क्या कुछ कहूँ जिससे कि घर वाले शांति से मान जाए। बच्चों की तबीयत का बहाना भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अभी तो सभी यहाँ आए ही थे। बिजनेस के किसी काम का बहाना ही
लगाना पड़ेगा, हम यही ठीक रहेगा। ये अनुराग ने मुझे किस उलझन में फंसा दिया है। अपने मन की बात ना कहते तो आराम से 10 दिन सभी के साथ कैसे बीत जाते पता भी ना चलता। अगर उनकी अभी की वर्तमान स्थिति को देखूं तो उन्होंने जो भी कहा ठीक ही रहा। कम से कम सारी तस्वीर साफ तो हो गई। अब जो स्थिति है उसमें मेरा जाना ही बेहतर है। मैं भी ना जाने कैसी मूढ़मती हूँ जो इतना भी नहीं समझ पाई कि अनुराग मुझसे ही प्रेम करते हैं। अगर समझ जाती तब कौन सा उनको चैन से जीने देती। हर बात पर तो लड़ने बैठ जाती थी। ममता एक के बाद एक खुद से सवाल करती जा रही थी और जवाब भी तलाशती जा रही थी। कभी अनुराग पर गुस्सा आता तो कभी खुद पर, कभी किसी लम्हे पर मुस्कुराती तो कभी खुलकर हंसी छूटती। अनुराग से विचारों की दिशा बदली तो देविका पर आकर अटक गई। कितना शांत और निर्मल चेहरा है देविका का। रंगत भले ही सांवली हो लेकिन गजब का आकर्षक है चेहरे में। सहनशीलता का तो कोई जवाब ही नहीं। कौन ऐसी महिला होगी जो अपने ऊपर लगते बांझ के इल्जाम को भी चुपचाप स्वीकार कर ले और पति को भनक तक न लगने दे। पति के हृदय में दूसरी महिला के साथ उनके हृदय से स्वीकारना और सब कुछ जानते हुए भी चेहरे पर शिकायत की एक शिकन भी नहीं। ईश्वर ने फुर्सत में बैठकर जोड़ी बनाई होगी। भगवान भी तो जानते हैं अनुराग के हठी स्वभाव को। उसके हाथ खुद ब खुद प्रार्थना के लिए जुड़ गए। हे माँ, मुझे इस अनजाने अपराध से मुक्त करना। देविका को उसकी साधना का फल अवश्य देना। माँ, नहीं तो ना जाने कितने लोगों का ईश्वरीय आस्था से विश्वास खत्म हो जाएगा। 2 दिन अनुष्का के विवाह की गहमा गहमी में, तीसरे दिन बारात और फिर अनुराग के साथ छत पर किया रत जगा। आज चौथे दिन भी 4 घंटे दिमागी कसरत से झूसना। ममता शारीरिक थकान की अपेक्षा मानसिक थकान से त्रस्त थी। अब भी सुबह जल्दी उठकर सामान समेटना और फिर 11 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से 9 बजे निकल जाना होगा। 9 बजे तक कुछ जन तो सोते ही रहेंगे लेकिन बाकियों से निपटने के लिए मुझे जूझना पड़ेगा। निसंदेह सभी को झटका तो लगेगा मेरे यूं अचानक जाने की खबर से। इन सवालों और जवाबों में उलझते हुए ममता कब नींद के आगोश के जाती गई उसे खुद ही पता नहीं चला। सुबह आंख खुली तो सर्वप्रथम देविका के ही दर्शन मिले। हाथों में चाय की ट्रे लिए उसे जगाए जा रही थी। ममता अपलक उसे देखती रह गई। इतनी सुबह सुबह नहा चुकी थी देविका और प्राप्त पूजा भी कर चुकी थी। उसके बाल गीले थे जिनमें से पानी मोतियों की लड़ी की तरह टपक रहे था। माथे पर वही केसर का तिलक, आंखों में काजल और माथे के बीचों बीच लाल सिंदूर से भरी हुई मांग। न जाने एकदम से क्या हुआ कि ममता का हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद की मुद्रा में चला गया। वस्त्र ही उसके मुंह से निकला, देविका तुम्हारे सिंदूर की ये लाली ताउम्र कायम रहे। तुम्हारा यह रूप जीवन भर यूं ही खिला रहे। जिज्जी देविका का भीगा स्वर निकला और आंखों में बूंदे छलक आई। ईश्वर करे आज आपकी वाणी पर सरस्वती का वार हो और आपका दिया आशीर्वाद सफल हो जाए। बड़ी माँ से सुना था कि जिसके दिल साफ होते हैं ना, उन पर ईश्वरीय कृपा कुछ ज्यादा ही होती है।
सालों से देख रही थी और सभी से सुन भी रही थी। अब जबकि यह 2 दिन आपके साथ बहुत करीबी में बीते हैं, आपके निश्चल हृदय ने तो मुझे भी अपना मुरीद बना लिया। तेरे को पलंग की बगल में रखे स्टूल पर रखकर देविका तुरंत झुक गई और ममता के पैर पकड़कर चूमने लगी। ममता ने तुरंत उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ घुमाने लगी। देविका, ईश्वर करे आज सच में मेरी ही जिह्वा पर माँ सरस्वती का वार हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हें तुम्हारी साधना का मनचाहा परिणाम मिले। देख रही हूँ अनुराग के लिए दिन रात एक कर रखा है तुमने। मैंने और भी कैंसर से पीड़ित लोगों को देखा है, कैसे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। तुम दोनों का ही जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया और एक भयावह बीमारी को जानते हुए भी उससे जूझने का तुम दोनों का हौसला अद्वितीय और प्रेरक है। यकीनन तुम दोनों की जोड़ी कोई साधारण नहीं अपितु दैवीय अनुग्रह से अनुग्रहित है। अनुराग से प्रेम तो हम दोनों ने ही किया है, भले ही प्रेम का स्वरूप जुदा रहा हो। मेरे लिए भी भले ही उनकी वर्तमान स्थिति असहनीय है, लेकिन तुम्हारी लगन पर एतबार भी बहुत है। देवी माँ, इतनी भी अन्याय कभी नहीं हो सकती कि हमारे विश्वास और तुम्हारी आस्था को चोट पहुँचाए। तुम्हारे जैसे भक्त भी तो माँ को मुश्किल से मिलते होंगे ना। ममता ने गंभीर हुए माहौल को हल्का करने की नियत से कहा और मुस्कुरा दी। आओ चलो चाय पी लो मेरे बाबू, नहीं तो दोनों की ही ठंडी हो जाएगी। चाय पीते वक्त दोनों के बीच अब मौन बातें कर रहा था। सुकून भरी शांति थी। देविका का चिन्ह प्रसन्न था कि सुबह सुबह ममता से बिन मांगे मनचाहा आशीर्वाद मिला था। दूसरी ओर ममता देवी माँ से अपने कथन की सत्यता के लिए अनुग्रह में रत थी। चाय खत्म होते ही देविका ने ट्रे उठाई और बिना कुछ कहे ही कमरे से चली गई, लेकिन 2 पल बाद ही वापस आई। जिज्जी, कैसे अब व्यवस्थित करोगे आप, मुझे बताइए ना। देविका, मुझे 9 बजे हर हाल में घर से निकलना है। उससे पहले घर वालों से सुलझना बहुत भारी काम है। 5 बज गए हैं और सामान भी पैक नहीं किया है अभी तक। मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे हैं सच्ची, कैसे क्या करूं। आप परेशान ना हो जिज्जी, आपकी पैकिंग मैं किए देती हूँ। देविका ममता के सामने आकर खड़ी हो गई और भीगे गले से कहने लगी, जिज्जी एक बार और सोच लीजिए, क्या आपका आज ही जाना इतना ज़रूरी है। इतने सालों बाद आपसे खुलकर बात हुई, आपके जाने के नाम से ही लगता है जैसे जिस्म से रूह खींची जा रही है। देविका की स्नेह पगी बातें सुनकर ममता का हौसला डगमगाने लगा। वह खुद भी तो रुकना चाहती थी। एक बार फिर से सारी स्थिति का मन ही मन आकलन किया और जी कड़ा कर लिया। देविका, मुझे जाना ही होगा। तुम समझदार हो, भली भांति समझती हो। मुझे सहयोग करो और हिम्मत दो, कमज़ोर न करो। ऐसी बातें कहकर तुम भी जानती हो कि ऐसे अचानक जाने के निर्णय से मैं भी तो दुखी हूँ और फिर दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा मुझे। देविका ने हेलो हेलो सहमति में गर्दन हिलाकर सिर झुका लिया। ममता अपना सामान अलमारी से निकाल कर पलंग पर रखती जा रही थी और देविका
करीने से उसे सूटकेस में लगाई जा रही थी। लगभग आधे घंटे में दोनों ने मिलकर सब सामान रख लिया था। देविका ने ममता के दोनों सूटकेस उठाकर दरवाजे के पीछे रख दिए। जीजी आप नहा लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं काकी को आपके जाने का बताने की सोच रही हूँ। उन्हें आप खुद बताएंगी तो बेहतर होगा। मेरा तो मन है कि अनुराग को बिना बताए ही निकल जाऊँ, जैसे उनसे मुझे सताया। अब मेरी बारी। हल्की सी हंसी निकली ममता की। देविका तड़प उठी यह सुनते ही और जल्दी से कह उठी, नहीं नहीं जिज्जी, ऐसा जुल्म न करना। कितनी कठिनाई से सब कहकर मन हल्का हुआ है उनका। तड़प उठेंगे और फिर से आत्मा पर बोझ ले लेंगे। उन्हें यही एहसास कचोटता रहेगा कि नहीं कहता तो शायद ममता ऐसे जल्दबाजी में नहीं जाती। ऐसा तो सोचिएगा भी मत। कहते कहते देविका की आंखें छलक उठी। अरे अरे देविका, सच में बुद्धू हो तुम तो। मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं करूँगी या कहूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। यकीन मानो अनुराग को सता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो उसमें भी मेरे हाथ बांध दिए। देख भी रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ कि कैसे तुम अनुराग की पीड़ा को जी जाती हो। उसके हल्के से कष्ट की अनुभूति ने तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बदल कर रख दी। सच में तुम तो प्रेम और समर्पण के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हो। सच में पगली कहीं की। चलो मुस्कुराओ पहले की तरह। तुम्हारी आंखों की नमी और चेहरे पर पीड़ा की लकीरें मेरे लिए असहनीय है, किसी और के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। देविका, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे अनुराग को पीड़ा पहुँचे। देविका तुरंत ही अपनी आंखें पोंछकर मुस्कुराने लगी। जिज्जी आप आइए तैयार होकर, तब तक मैं देखूं। दोनों भाभी चौके में लगी हुई हैं। आज दोपहर तक अनुष्का भी तो आने वाली। ममता ने इशारे से हामी भरी और स्नान घर में चली गई। देविका एक पल उसे जाते हुए देखती रही और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में ममता तैयार थी। उसे पता था सभी को जाने का। पता लगते ही हंगामा होगा तो तैयार नहीं हो पाएगी। अब बारी थी परिवार वालों को बताने की। मन ही मन वह मन को कड़ा करते हुए काकी के कमरे की तरफ चली जा रही थी। काकी के कमरे में महफिल जमी हुई थी। दोनों भाई, दोनों भाभियां और देविका वहीं मौजूद थे। सभी के हाथ में चाय की प्याली थी। ममता को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। काकी ने पलंग पर थोड़ा सरकते हुए उसके लिए जगह बनाई। आजा मुन्नी, इधर बैठ मेरे पास। काकी, मुझे कुछ कहना है। सूरज भैया, अरे मुन्नी, जिज्जी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे तैयार हो गई? आप आज लगता है जिज्जी ने कुंभकर्ण से लड़ाई कर ली, नींद अधूरी भेजी। कुंभकर्ण जी ने सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सूरज भैया की बात पर ममता भी बच्चों की तरह टुनक कर भवें चढ़ाकर बाद में इतना ही बोली, बड़े भैया देख लो सूरज भैया को। काकी ने नकली गुस्सा जाहिर करते हुए सूरज भैया से कहा, ए छोरे, यूँ तंग ना कर मेरी बिटिया को। हाँ हाँ काकी, जिज्जी अब दादी बन चुकी हैं, कब तक बच्ची रहेंगी? जब तक जिंदा हूँ तब तक। अब मेरा नाम ही ऐसा रखा आप सभी ने। किसने कहा था मुन्नी नाम रखने को?
काकी ने सहमति में हामी भरी तो सभी मुस्कुरा दिए। ममता की बात पर तभी सुनीता भाभी ने ममता को भी चाय की प्याली थमा दी। अरे भाभी, एक कप पी चुकी हूँ मैं, देविका ने आई थी। सुनीता भाभी, अरे आज देविका ने तुम्हें अपने तर्जमे में शामिल कर लिया, पता है ना जाने कैसे करती है। सबसे आखिर में सोने जाती है और सबसे पहले उठती है। हम तो जब उठकर आते तब तक नहाकर पूजा भी कर चुकी होती है। काकी ने बड़े स्नेह से देविका को सिर पर हाथ घुमाया और कहा, माँ का हाथ है देविका के सिर पर, कोई साधारण महिला नहीं है ये, हमारे पूज्य जन्मों के न जाने कितने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ये हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई। सुनीता, मेरे बस में तो नहीं है ऐसे जल्दी उठकर नहाना। सभी जन तो हंसने लगे काकी की बात पर और सुनीता ने शिकायती अंदाज में बस यही कहा। काकी ममता असमंजस में फंस गई थी। इतना हल्का फुल्का माहौल है, सभी चुहल करने में लगे थे। उसके जाने की बात से तो मंजर ही बदल जाना था। क्या करें और क्या ना करें, इससे पहले कि वह और सोच विचार में डूबती, मन कड़ा करके एकदम से कह दिया, काकी 11 बजे की फ्लाइट से मैं मुंबई जा रही हूँ। जैसे कोई बम फूटा हो, सभी स्तब्ध से रह गए। कुछ पल को कोई कुछ भी नहीं बोला, जैसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहें और क्या ना कहें। काकी ने मौन भंग किया। क्या क्या मुन्नी, ये क्या कह रही है छोरी? काकी, माफ़ कर दो लेकिन मुझे जाना है। मुन्नी, सुबह सुबह ऐसा मजाक ठीक नहीं। सूरज भैया, जिज्जी 10 दिन का वादा था आपका मुझे, मैं एक नहीं सुनने वाला। बड़ी भाभी, ऐसा भी क्या जिज्जी, सुबह सुबह क्यों सभी को सता रही हो? सुनीता भाभी, जिज्जी कोई गलती हुई तो गुस्सा कर लीजिए, लेकिन ऐसे तो मत सताइए। सभी एक के बाद एक सवालों की बौछार किए जा रहे थे। बस एक देविका थी जो चुप खड़ी थी। ममता उसकी बातों से व्यथित हो गई, लेकिन भावों में बहना नहीं चाहती थी। उसे ज्ञात था कि अगर जरा भी कमज़ोर पड़ी तो स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। अंततः ममता लगभग चीख उठी, कोई मुझे कुछ कहने का मौका देगा क्या? ममता ने चीखते ही सभी जन शांत हो गए। सवालिया आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सभी की नज़रों का केंद्र बिंदु ममता थी। ममता ने दोनों हाथों से सभी को सहज होने का इशारा किया और खुद को भी शांत करते हुए बोली, देखो मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है ऐसा जाना। मजबूरी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना बड़े भैया, ऐसी क्या मजबूरी? मुन्नी उनसे रहा नहीं गया और बीच में हो बोल उठे, भैया फैक्ट्री में बड़ी दिक्कत आ गई है। कल रात को फ़ोन आया था मैनेजर का, एक मोटी रकम का चेक रद्द हो गया है। मुझे ही जाकर सामने वाली पार्टी से मुलाकात करनी होगी। क्या कोई और रास्ता नहीं भैया? काम पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक दिन की बात होती तो कुछ सोचती, कच्चे माल की सप्लाई रुक गई तो फैक्ट्री में काम ही बंद हो जाएगा, सब हिसाब गड़बड़ा जाएगा। हमारे पुराने ग्राहक हैं, उन्हें खराब भी नहीं करना है और रकम का तकाजा भी करना है। किसी और को जिम्मेदारी भी नहीं दे सकती। बच्चों का खून गर्म होता है, उन्हें गुस्सा जल्दी आ गया तो पुराने ताल्लुकात हैं, बिगड़ न जाए कहीं। मुझे ही जाना होगा।
ममता ने अपनी बात कहकर बारी बारी सभी के चेहरे की तरफ देखा। सभी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। ममता मन ही मन झूठ बोलकर दुखी थी, लेकिन और कर भी क्या सकती थी। बड़े भैया के पास ममता की बात का कोई जवाब नहीं था। व्यापार की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने ही ममता को सहयोग दिया। ठीक है ममता, अगर ऐसी बात थी तो रात को ही बता देती, बस यही कहा। बड़ी भाभी चुप न रह सकी और पूछ बैठी, जिज्जी अनुष्का से क्या कहेंगे? अनु की चिंता न करें भाभी, कल जब वापसी होगी उसकी तो मुंबई ही आना है। उसने मिलकर सब समझा दूंगी, आखिर मेरे पड़ोस में ही तो रहता है। फिर हंसकर बोली, अब एक दिन उसके जी भर कर आप लाड लड़ाइए, मुझे तो यह मौके रोज रोज मिलेंगे। सुनीता भाभी ने देविका से मोर्चा खोल दिया। देविका, तुम्हें तो कल रात से ही पता होगा। देविका ने बस मुस्कुराकर हामी में गर्दन हिला दी। सुनीता भाभी, मैंने कल रात से जिज्जी से अकेले बतियाए जा रही हो, हमें ना बुलाया। सुनीता ने ऐसे भोलेपन के शिकायती अंदाज में ये बात कही कि सभी की हंसी छूट गई। काकी ने सुनीता को चुप कराते हुए ममता से कहा, ये छुटकी बहू इस घर की जान है, तुम्हारी तरह ही बेकाबी से अपनी बात रखने वाली शरारतों में भी तुमसे कम नहीं। सूरज को बहुत तंग करती है। मेरा तो मन इन बहुओं में इतना रमा कि मेरे अपने बेटे के पास जाने का मन नहीं होता। मेरे तो दोनों बेटे परदेश में जाकर बस गए और परदेसी बन गए। अब भी बस ब्याह के लिए आए हैं, चले जाएंगे 2-4 दिन में। मुझे भी ले जाने को कहते, लेकिन बोल दिया मैंने कि ना जाने हैं कितने दिन की और हूँ अपने देश की मिट्टी में ही रहना। मुझे ना जाना मुए फिरंगियों के देश में। मानती हूँ काकी, कितना खुशकिस्मत है हमारा घर, और हम 3 बहुएं आई और तीनों की अलग अलग विशेषताएं सभी को एक सूत में फिरोकर रखती है। और काकी, रहने ना सही फिरंगियों के देश में घूमने को तो जा ही सकती हो। मेरी बहुओं में मेरा मोह ही ना पड़े। मुन्नी, ब्याह होते ही तो छोरे ले गए अपने साथ, कुछ दिन साथ रहती तो मोह पड़ता है ना। मेरी जान तो इन तीनों में बसती है। मेरा ख्याल भी ये सभी सास की तरह ही रखती। मैं इनको छोड़कर न जाऊंगी कहीं भी। ब्याह कर आई थी इस घर में और अब तो मरी निकलूंगी बस। ममता ने एकदम से काकी के मुंह पर हाथ रख दिया। सुनीता भाभी ने आगे बढ़कर काकी के गले में बाहें डाल दी और तोतली आवाज में कहा, ताती यह सता और तोतलाता होता है। सुनीता भाभी की इस हरकत पर सभी हंस पड़े। काकी भी हंसी न रोक पाए। यकायक भारी हुआ माहौल फिर से अपने चुटीले अंदाज में वापस लौट चुका था। ममता को मन ही मन तसल्ली हुई कि आधी जंग वह जीत चुकी है और आधी अभी अनुराग से बाकी है। ममता ने देविका की तरफ देखा तो वह उसी की तरफ अपलक देखे जा रही थी। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की और सहमति में गर्दन हिला दी। ममता के मन में शांति थी कि चलो कुछ ज्यादा हंगामा नहीं हुआ था। बड़े भैया के सामने बात हुई तो चिल्लपों कुछ ज्यादा नहीं मची थी। व्यापार के बहाने ही सही उसे जाने की इजाज़त तो मिली। दोनों भाभियां ममता के लिए नाश्ता बनाने की कहकर कमरे से चली गई। उसने देविका को भी बाहर चलने का इशारा किया। देविका तो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन ममता ने
काकी के कंधे पर सिर रख दिया। काकी ममता के सिर पर हाथ फिराने लगी। काकी, क्या करूं, मजबूरी है, समझती हूँ, जल्दी ही दोबारा फुर्सत में आना काकी। इतना कहते ही ममता का गला भर्रा उठा। शांत रह मेरी बच्ची, माँ बाबा याद आ रहे हैं ना मेरी पगलू बिटिया। चल बाकी बच्चों से भी मिल ले, नहीं तो बाद में शोर मचाएंगे कि पूजी उनसे मिले बिना चली गई। जी काकी। ममता उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसने देखा तो सीढ़ियों के पास से देविका खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो 7 बज चुके थे। घर से निकलने में महज 2 घंटे बाकी थे। सभी बच्चों से भी मिलना था और अनुराग से भी। ममता ने तय किया कि पहले अनुराग से मिलेगी, बच्चों से बस जाते वक्त ही मिलेगी। उसके कदम स्वमें ही सीढ़ियों पर खड़ी देविका की तरफ बढ़ने लगे। इशारे से देविका को भी ऊपर चलने को कहती हुई ममता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। देविका यंत्रवत सी ममता के पीछे पीछे चल दी। दरवाजे के पास पहुंचकर ममता एक पल को ठिठक गई। हल्की सी झेप के भाव चेहरे पर तैरने लगे। गर्दन घुमाकर बगल में खड़ी देविका की तरफ देखा। देविका ने आंखों ही आंखों में उससे सांत्वना दी। मन ही मन हौसला बटोरते हुए ममता ने अनुराग के कमरे में कदम रखा। अनुराग आराम कुर्सी पर दरवाजे की तरफ से पीठ किए बैठे थे। ममता और देविका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तुरंत कह उठे, अरे आ गई तुम दोनों। देविका, तुमने ममता को नाश्ता कराया या नहीं? अभी। आपको बिना किसी आहट के कैसे पता चला कि हम दोनों हैं? देविका थोड़ा हैरत में थी। कमाल करती हो देविका, ये भी कोई सवाल हुआ? हवाएं दर्ज कराती है तुम दोनों की उपस्थिति। ममता को वक्त की कमी का एहसास था। बिना वजह वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। सीधे मुद्दे की बात पर आ गई। अनुराग, मैं जा रही हूँ 11 बजे की फ्लाइट से। अनुराग ने जैसे ही सुना वैसे ही एक झटके में कुर्सी से खड़े हो गए और पलटकर सामने आ गए। ममता, ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं अनुराग। मजाक नहीं तो और क्या है? तुम तो अभी 6 दिन और रुकने वाली थी ना। हम रुकना तो था, लेकिन कल रात को मैनेजर का फ़ोन आया था। मुझे जाना ही पड़ेगा और कोई समाधान नहीं है। कहते हुए ममता ने जो कहानी बड़े भैया को सुनाई थी वही अनुराग के सामने दोहरा दी। अनुराग एकदम से ममता के जाने की खबर से विचलित हो उठे थे। चेहरे पर कई रंग आते और जाते जा रहे थे। दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही थी। कुछ पल स्तब्ध रहने के बाद खुद ही पूछ बैठे, ममता, मुझसे नाराज होकर जा रही हो क्या? नहीं तो भला नाराजगी की क्या बात है? जो बात थी वो बता तो दी। ममता जल्द से जल्द बात खत्म करके नीचे जाना चाहती थी। अनुराग से किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी बात हुई तुम उसकी वजह से तो नाराज हो? कहीं जाने के निर्णय की वजह हमारी बातचीत तो नहीं? अनुराग के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसका मन शंकित भी था और ममता का यूं अचानक जाना उसे नहीं भा रहा था। मन की उथल पुथल चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बदलते भावों के साथ साथ चेहरे की रंगत भी बदलती जा रही थी। इन सभी बातों के मध्य देविका शांत खड़ी थी। अचानक अनुराग का ध्यान देविका पर गया और
उसी से पूछने लगा, देविका तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? क्या कहूँ मैं? आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। अनुराग ने इतनी जल्दी में कहा कि ममता और देविका की हंसी छूट गई। सुनिए जिज्जी, नीचे सभी से जाने की इजाज़त लेकर आपसे मिलने आई हैं। आप भी आराम से इजाज़त दे दीजिए, ज़रूरी काम है। नहीं तो यूं अनुष्का से मिले बिना क्या जिज्जी जा सकती थी? आप ही सोचिए ज़रा। अनुराग ने कुछ पल सोचा और गर्दन हिलाकर हामी भर दी। ममता ने मन ही मन सुख की सांस ली। न जाने देविका की उपस्थिति का प्रभाव था यह कोई और कारण, लेकिन शांति से विदाई मिलने पर ममता के मन को तसल्ली तो बहुत मिली। अनुराग से विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। इतने आराम से मान जाएंगे अनुराग, उसे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। अब तो उसको मन ही मन में विश्वास हो चला था कि ईश्वरीय रज़ा भी यही है कि उनके जाने में ही सभी की भलाई है। तभी तो जाने के नाम से जितने शोर का अंदेशा था उसे उतना नहीं हुआ था। जाने के नाम से एक के बाद एक सभी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। वह सोच में गुम थी कि अनुराग की आवाज़ उसके कानों में आई, मुन्नी पहुँचने पर इत्तला कर देना। जी यकीनन, चाहे बहाने फ़ोन भी कर सकती हो। जी अनुराग, मुझे माफ़ कर देना ममता। कहते कहते अनुराग ने हाथ जोड़ लिया। ममता एक पल को सन्न सी रह गई। आगे बढ़कर अनुराग के जुड़े हाथ खोले और अपने हाथ में पकड़कर कहने लगी, अनुराग मैं हमेशा आपकी मुन्नी थी, हूँ और रहूँगी। अब जाते वक्त ममता कहकर मुझे पराया न कीजिए। हाँ, तुम हमेशा मेरी मुन्नी ही रहोगी। बेहद भावुक पल थे वह। तीनों की आवाज़ भारी हो रही थी और आंखें नम। चलती हूँ अनुराग, फ़ोन करती रहूँगी। जलन महसूस न करना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा देविका से बातें होगी मेरी। कोई बात नहीं, मुझे जलन क्यों होने लगी? देविका मुझे सब बता देगी, देखना। मुझसे कुछ नहीं छिपाती। अनुराग मुस्कुरा दिए। घड़ी पर नज़र डाली तो 9 बजने में 10 बस आधा घंटा बाकी था। मुन्नी चलो अब जाओ, पहुंचकर इत्तला देना। मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा, जानती हूँ जाते हुए नहीं देख पाओगे। पुरानी बीमारी है तुम्हारी। ममता और देविका हंस दी, लेकिन अनुराग ने धीरे से उन दोनों की तरफ पीठ घुमा ली। ममता ने देविका की तरफ देखा तो उसने इशारे से ही तसल्ली दी कि वह संभाल लेगी, चिंता की कोई बात नहीं। ममता ने हामी भरी। अब ममता के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अच्छा अनुराग, चलती हूँ, ममता ने कहा तो अनुराग ने बाय कहते हुए हाथ हिला दिया। ज़्यादा समय गंवाए बिना ममता कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे देविका भी चलने लगी। ममता नीचे आई तो बच्चे नाश्ता करने में व्यस्त दिखे। मनु ने हाथ पकड़कर ममता को भी खींच लिया। मनु अनुरोध कर रहा था कि ममता उसी के साथ नाश्ता करे। जल्द ही नाश्ता खत्म करके उठी तो सामने से दोनों भाई आते नजर आए। बड़े भैया ने सूरज भैया से उसके सूटकेस लाने को कहा और ममता से बोले, मुन्नी जल्दी चलो, तुम्हें छोड़ आता हूँ एयरपोर्ट, तब आओ, तब तक गाड़ी निकाल लेता हूँ। ममता बारी बारी बच्चों से मिली, फिर दोनों भाभियों के गले मिली, काकी से आशीर्वाद लिया और फिर देविका के गले लगी तो उससे छोड़ने का मन नहीं हुआ। ममता ही नहीं, सभी का मन बहुत
भारी हो चला था। ममता के यूं अचानक जाने से अनुष्का के आने की खुशी भी फीकी लग रही थी। सभी के चेहरे उतर गए थे, आंखें नम थी, लेकिन गनीमत थी कि कोई रोने नहीं लगा था। बड़े भैया गाड़ी निकाल चुके थे और उसे बुला रहे थे। ममता ने सारी शक्ति अर्जित करके खुद को संभाला और जल्दी से पलटकर घर से बाहर निकल ली। जल्दी से गाड़ी में बैठी और सभी की तरफ हाथ हिलाया। भारी मन से ममता वहां से विदा हुई। रास्ते भर भैया और ममता चुपचाप रहे। दोनों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि बात करे भी तो क्या। बीच बीच में एक दूसरे की तरफ देखकर बस हल्के से मुस्कुरा देते थे। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, बड़े भैया की नसीहतें शुरू हो गई। देख ममता, अपना ध्यान रखना। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है तुम संभाल ही लोगी। अगर फिर भी बात न बने तो मुझे फ़ोन कर देना। 2 दिन के लिए मैं मुंबई चला आऊँगा। मोटी रकम है, बच्चों को इस मामले से दूर ही रखना। ममता मन ही मन अपने कहे झूठ पर ज्ञानी अनुभव करने लगी। उसे जाने के लिए इससे बेहतर बहाना नहीं सूझा था। और बड़े भैया कितने चिंतित हो रहे थे, कह भी तो नहीं सकती कि भैया अब झूठ सब झूठ है, आप फिक्र न करना। बस हामी में गर्दन हिलाकर अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए चली गई। बड़े भैया ने रास्ते में ही कह दिया था कि जब तक जहाज उड़ान नहीं भरेगा वह बाहर खड़े रहेंगे। हर बार की तरह ही उधर घर में ममता के जाने के थोड़ी देर तक तो जो जहाँ था वैसे ही खड़ा रहा। धीरे धीरे सभी की तंद्रा टूटी तो सब अपने अपने काम में जुटने लगे। काकी बहुओं को समझा रही थी कि दामाद जी की आवभगत कैसे करनी है। दोनों भाभियां तैयारी में जुट गई और देविका वहां से ये कहकर खिसक ली कि अभी आई। उसके दिमाग में अब अनुराग को लेकर हलचल मची हुई थी। जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचकर उन्हें संभालना चाहती थी। उसे यकीन था अनुराग फिर से एक बार टूट गए होंगे। कमरे में घुसते ही अनुराग पर नजर पड़ी। बिस्तर पर निस्तेज से पड़े हुए थे। चेहरे से लग रहा था जैसे कोई कीमती वस्तु गुम हो गई हो। देविका को देखते ही एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। देविका वहीं पलंग के कोने पर जगह बनाकर बैठ गई। अनुराग के जिस्म में कोई हलचल नहीं हुई। देविका ने अनुराग का हाथ अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से हल्के से थपथपाया। अनुराग ने देविका से पूछा, ममता चली गई? जाना ही था, क्या कर सकते थे? देविका, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। देविका, क्या ममता को बुरा लगा होगा? नहीं जिज्जी को कुछ बुरा नहीं लगा। क्या ममता मुझसे नाराज होगी? मुझे माफ कर पाओगी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिज्जी आपसे नाराज नहीं हैं और माफी किस बात की जी? आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है। क्या ममता के मन में मेरी पहले वाली इज्जत कायम रहेगी? सुनिए जी, जरा गौर से। ममता जिज्जी पहले आपको सम्मान देती थी, लेकिन अब आपकी पूजा करेंगी। यकीन से कह सकती हूँ। इतने यकीन से कहने का कोई कारण? अनुराग की आंखों में चमक उभरी। कुछ बातें हम महिलाओं तक सीमित रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। कह रही हूँ तो बस मान लीजिए। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन्हें संवाद की ज़रूरत नहीं होती। एक स्त्री दूसरी स्त्री की आंखों में या फिर उसकी धड़कनों की सरगम से
पढ़ लेती है। अपनी बात खत्म करते वक्त देविका के लबों पर प्यारी मुस्कान उभर आई। अब यह स्त्री ही पुराग की ज्ञाता तो कोई स्त्री ही हो सकती है। हम पुरुष कितनी भी कोशिश करें, स्त्री मन को पढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं। धन्य हो देवी, कहते ही अनुराग हल्के से हंस पड़े। देविका मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो वह यहाँ आ गई, कम से कम अनुराग को संभालने में कामयाब होती जा रही थी। ममता के जाने के बाद उदासी हुई कमरे की ओरा अब पूर्ववत महकने लगी थी। अचानक ही अनुराग ने अपने हाथ को देविका के हाथों से छुड़ाया और उसकी बाह पकड़कर देविका को अपनी तरफ खींच लिया। देविका को अनुराग से इस अप्रत्याशित हरकत की उम्मीद नहीं थी और वह एक हल्के झटके में ही अनुराग की छाती पर आ गिरी। देविका के सिर का पल्लू फिसल गया और उसके खुले बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए। अनुराग ने देविका के चेहरे पर नजर डाली तो देखते रह गए। उसे लगा जैसे बादलों की ओट से चंद्रमा आंख मिचौली खेल रहा है। देविका ने अनुराग की आंखों में झांका तो वहां उसे प्रेम का सागर हिलोरे लेता हुआ दिखाई दिया, जिसकी लहरों पर उसने अपना नाम स्पष्ट रूप में पढ़ा। देविका की आंखें लज्जा से भारी हुई और झुक गई। अनुराग ने उसके बालों में उंगलियां घुमाई शुरू कर दी। देविका इस लम्हे को जी भर कर जी लेना चाहती थी, अतः अपना सिर पति की छाती पर टिका दिया। हालांकि मौन था, लेकिन फिर भी अनकही अनगिनत बातें कहीं सुनी जा रही थी। अनुराग की सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। अनुराग की सांसों की गर्मी देविका में नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। तभी मौन को भंग करती हुई अनुराग की आवाज़ उसके कानों में आई, देविका, एक बात कहनी है तुमसे, कुछ न कहिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे। देविका अपनी तंद्रा भंग नहीं होने देना चाहती थी। देखिए अनुराग कहे बिना चुप नहीं होने वाले थे। देविका, तुम्हारा अपराधी हूँ मैं, तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सौभाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी अर्धांगिनी बनकर आई। देविका ने अनुराग की छाती से सिर उठाना चाहा, लेकिन अनुराग ने उसे रोक दिया। ऐसी बातें न कहिए आप। अनुराग ने देविका के होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप कर दिया और अपनी बात जारी रखी। देखो देविका, मुझे कह लेने दो, आज नहीं तो कभी नहीं। देविका के सिर पर हाथ घुमाते घुमाते अनुराग ने कहना आरंभ किया, देविका, ईश्वर से प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे तुम दोबारा पत्नी के रूप में मिलो। मुझे पूर्व जन्म भले ही याद न रहे, लेकिन तुम्हें याद रहे। इस जन्म में मुझे तुम्हें जितना दुख दिया, अगले जन्म में दोगुना सुख देने की कोशिश करूंगा। इस जन्म में पूर्ण समर्पण नहीं दे पाया, लेकिन अगले जन्म में पूर्णत समर्पित रहूंगा। तुम्हारी साधना और तपस्या के काबिल नहीं था मैं, लेकिन फिर भी तुमने देवता बनाकर पूजा। ईश्वर मुझे कुछ तो कर्ज उतारने का मौका दे। कहते कहते अनुराग भाइयों को हो चले थे। देविका ने फिर सिर उठाने की कोशिश की और कुछ कहने की, लेकिन अनुराग ने बहुत प्यार से उसे रोक दिया और हल्के हल्के हंसते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें अब यही कहोगी कि अजी नहीं जी, मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं। अनुराग की बात खत्म होते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसते हुए ही अनुराग ने फिर कहा कि देविका, जानता हूँ समय कम बचा है मेरे पास, लेकिन वादा है
मेरा की जितना भी बचा है सब तुम्हारे नाम रहेगा। कहते कहते अनुराग ने देविका के माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया। अनुराग की बातों में देविका ऐसी मदहोश हुई कि उसे वक्त की भी सुध नहीं रही। भूल गई थी कि नीचे अनुष्का और दामाद आने वाले हैं। बस मन ही मन देवी माँ को धन्यवाद दे रही थी और ममता को दुआएं। उधर ममता हवाई जहाज में बैठी सारी बातों को विस्तार से सोचे जा रही थी। एक के बाद एक घटनाएं उसके मस्तिष्क पर चलचित्र की तरह चलती जा रही थी। अचानक उसके मुंह से निकला, अनुराग यह तुमने क्या किया? ये कैसे मोड़ पर आकर तुमने अपना हाल दिल बयां किया? तुम्हें तो पता भी नहीं कि किस तरह तुमने मनोहर जी की यादों में सेंध लगा दी है। तुम्हारा मन हल्का करने के लिए मुझे खुद से समझौता करना पड़ा। जिन यादों पर सिर्फ और सिर्फ मनोहर जी का हक था, तुमने वहां अपना दखल दर्ज करा दिया। हवाई जहाज के साथ साथ ममता का मन भी असीमित यादों की उड़ान भर रहा था। तभी ममता ने अपने पर्स से डायरी और पेन निकाला। उसने कुछ पंक्तियां लिखी और फिर सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली।